हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं दुर्गेश सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाली क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हम लोग नॉर्मलता पढ़ रहे थे और उसके न्यूमेरिकल लगा रहे थे। ठीक है, आज हम लोग नॉर्मलता के कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग विलयन के सांद्रता को प्रदर्शित करने की अपनी अगली विधि, जिसे मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, उसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बच्चों का एक छोटा सा डाउट है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। कई बच्चे कह रहे थे कि सर अम्लीयता और क्षारीयता को समझा दीजिए क्या होता है। तो आइए पहले आपका डाउट ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम तो कहते हैं आप डाउट पूछिए हमसे। देखिए, उस दिन हमने एक न्यूमेरिकल लगाया था जिसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिया था हमने। अब सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, एक क्षार है, तो इसकी क्षारीयता होगी। ठीक है, क्षारीयता कितनी होगी, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड को आप इसके आयनों में तोड़ दीजिए तो एक सोडियम आयन मुक्त होता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त होता है। हमने कहा था कि कोई भी क्षार जितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा, कोई भी क्षार जितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है वही उसकी क्षारीयता कहलाती है। तो यहाँ सोडियम हाइड्रॉक्साइड केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहा है, तो इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। क्लियर है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षार क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षार है, तो जाहिर सी बात है इसकी क्षारीयता होगी। क्षारीयता ज्ञात करने के लिए इसको आयनों में तोड़ दीजिए, Na+ में और OH- आयन में तोड़ दीजिए। अब सोडियम हाइड्रॉक्साइड केवल एक ही तो हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहा है, तो इसकी क्षारीयता 1 हो जाएगी। ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल हमने लगाया था जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया था, H2SO4। अब ये क्या है, अम्ल है, तो जाहिर सी बात है इसकी अम्लीयता होगी। और अम्लीयता कितनी होगी इसको जानने के लिए इसको आयनों में तोड़िए, और आयन में पूरा मत तोड़िए, केवल आप हाइड्रोजन आयन वाले पोर्शन को ढूंढिए, है ना, कितने हाइड्रोजन आयन इसमें मुक्त हो सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ H2 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे, और चूंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक और हमने न्यूमेरिकल लगवाया था जिसमें फास्फोरिक अम्ल था, H3PO4 था। अब ये भी क्या है, एक अम्ल है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी अपनी अम्लीयता होगी। अम्लीयता कितनी होगी, तो इसको आयन में तोड़िए, तो यहाँ H3 है, इसका मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आयन अगर मुक्त हो रहे हैं तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्षार जितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा वही उसकी क्षारीयता होगी, और कोई भी अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन मुक्त करेंगे वही उसकी अम्लीयता हो जाएगी। इसी आधार पर हमने आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखाया था, याद आया है ना। उसी में बच्चों को दिक्कत हो रही थी तो वो हमसे ये डाउट पूछ रहे थे। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए। कोई भी क्षार जितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा वही उसकी क्षारीयता कहलाएगी, और कोई भी अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा वही उसकी अम्लीयता कहलाएगी। ठीक, क्लियर है। चलते हैं नॉर्मलता का कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आज हम लोग। ठीक है, कह रहा है 3.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, है ना, CaOH का होल ट्वाइस। 3.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को जल में घोलकर 200 ml विलयन तैयार किया गया है, तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 3.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को जल में घोल करके 200 ml विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। यहाँ कैल्शियम का परमाणु भार 40 दिया है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 दिया है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 दिया है। ठीक है, परमाणु भार की सहायता से हम लोग अणुभार ज्ञात कर लेंगे। ठीक, चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। स्मॉल W कितना है, 3.7 ग्राम। 3.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को 200 ml, तो आयतन कितना हो गया बच्चों, 200 मिलीलीटर आयतन में घोला गया। तो इस विलयन की
हमको नार्मलता ज्ञात करनी है। अब नार्मलता ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? चूंकि आयतन मिलीलीटर में है तो नार्मलता वाला फार्मूला कौन सा होगा? मिलीलीटर वाला। n = स्मॉल w अपान ई इंटू वी। आयतन क्या होगा? मिलीलीटर में है और गुणे 1000, यही तो है मिलीलीटर वाला फार्मूला। अब आपके पास W है, V है, E नहीं है आपके पास। आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार जब तक नहीं निकालोगे ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो आइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार ज्ञात करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार ज्ञात करेंगे। कैल्शियम का परमाणु भार 40 दिया है और यहाँ एक ही कैल्शियम है तो इसका परमाणु भार 40 आप वैसे ही रख देंगे। ठीक, अब OH का होल ट्वाइस, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब इस 2 का गुणा O के साथ में भी है और H के साथ में भी है। इतना तो बेसिक आपको आता है। मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो कितना आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना निकल के आ गया? 74। ठीक है, अब हमको चूंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक क्षार है, तो इसकी क्षारीयता भी ज्ञात करनी पड़ेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। इसको आप इसके आयनों में तोड़िए तो ये टूटता है Ca2+ आयन में और 2 हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अपने आयनों में टूटता है तो ये कैल्शियम आयन मुक्त करता है और 2 हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। चूंकि 2 हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहा है तो इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। अभी हम आपका डाउट क्लियर कर रहे थे, देखिए फिर आ गया वही चीज़, है ना। तो इसकी क्षारीयता कितनी हो गई? 2। अब तुल्यांकी भार निकाल लीजिए इसका, कुछ नहीं रह गया इस क्वेश्चन में, है ना। तुल्यांकी भार चलिए देखते हैं। तुल्यांकी भार E बराबर क्या होता है? अणुभार बटे, बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? क्षारीयता वाला लगेगा कि अम्लीयता वाला लगेगा कि संयोजकता वाला लगेगा? तो क्षारीयता वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षारीयता दिया है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार बटे क्षारीयता। अणुभार कितना दिया है बच्चों? यहाँ 74 निकाल के ला रहे हो और क्षारीयता कितनी है इसकी? 2। इसको काटिए, कितना आएगा? 37। ठीक ठीक, तो तुल्यांकी भार कितना आ गया? 37। अब ये वैल्यू यहाँ आप पुट कर दीजिए। स्मॉल w है आपके पास 3.7, तुल्यांकी भार है आपके पास 37, आयतन है आपके पास 200 मिलीलीटर, ठीक, और गुणे 1000। 200 से काटिए, 200 पंचे 1000। ऊपर एक अंक पे दशमलव है, हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। तो ऊपर है 37 गुणे 5 और नीचे कितना है? 370। 37 दहम्मा 370, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5 ग्राम तुल्यांक, 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। उम्मीद है कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो अम्लीयता क्षारीयता में अब आपको कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। कोई भी अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा वही अम्लीयता होगा, कोई भी क्षार जितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा वही उसकी क्षारीयता कहलाएगी। जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहा था तो इसकी क्षारीयता कितनी हो गई? 2 हो गई। और इसीलिए हमने फार्मूला भी क्षारीयता वाला यूज किया। जब तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे हैं तो अणुभार बटे क्षारीयता वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये था नॉर्मलता का क्वेश्चन। जो और क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, एक वीडियो लेक्चर में बिलियन के जितने न्यूमेरिकल बचे कुछ होंगे उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको लगवा दिए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग अपने आज के जो मुख्य टॉपिक है हमारा, बिलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने की अगली विधि, है ना।
मोल अंश या मोल प्रभाज के पदों में। आज हम लोग विलयन के सांद्रता को प्रदर्शित करने की अपनी अगली विधि मोल अंश या मोल प्रभाज के विषय में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे कठिन चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी, लेकिन हम पढ़ाएंगे ऐसा कि आपको कठिन लगेगा ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन करने के बाद में ही आपकी समझ में चीज़ें आएंगी, है ना। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन करिए, है ना। देखिए माना एक विलयन है, माना एक विलयन है जिसमें विलेय A है तथा विलायक B है, तथा विलायक B है। भाई विलयन विलेय और विलायक से मिलकर ही तो बनता है। तो माना एक विलयन है जिसमें विलेय A है और विलायक B है। ठीक है, इस विलयन में विलेय A, इस विलयन में विलेय A के मोलों की संख्या, इस विलयन में विलेय A के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक B के मोलों की संख्या कैपिटल N है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक विलयन है जिसमें विलेय A माना गया है और विलायक B माना गया है। इस विलयन में विलेय A के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक B के मोलों की संख्या कैपिटल N है। ठीक, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी वो नहीं ज्ञात कर लेते हैं। विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर विलेय A का मोल, विलेय A के मोलों की संख्या, विलेय A के मोलों की संख्या प्लस विलायक B के मोलों की संख्या, विलायक B के मोलों की संख्या। ठीक, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय A के मोलों की संख्या और प्लस विलायक B के मोलों की संख्या। ठीक है, तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई देखिएगा, कुल मोलों की संख्या बराबर विलेय A के मोलों की संख्या स्मॉल n है और प्लस विलायक B के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। चलिए यहाँ तक फिर से रिवाइज करिए, है ना। डेरिवेशन है, डेरिवेशन को जितनी बार रिवाइज कर लो उतना ही अच्छा है आपके लिए। ठीक, माना एक विलयन है जिसमें विलेय A है और विलायक B है। विलेय A के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक B के मोलों की संख्या कैपिटल N है। ठीक, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर विलेय A के मोलों की संख्या और प्लस विलायक B के मोलों की संख्या, अर्थात कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। भाई विलयन के कुल मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को आपस में जोड़ना पड़ेगा ना। तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक B के मोलों की संख्या कैपिटल N है। कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए एक बार हम विलेय का मोल अंश निकालेंगे, एक बार विलायक का मोल अंश निकालेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे थे, अब मोल अंश निकालेंगे। तो देखिए विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, मोल अंश को हम लोग किससे लिखते हैं, x से, और विलेय को हम लोगों ने a माना है तो xa हो जाएगा ना। विलेय के मोलों की संख्या xa हो जाएगी। विलेय को a ही तो माने हो भैया, ये देखिए विलेय a माने हो, विलायक b माने हो, तो विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा, xa।
बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का कुल मोल तो विलेय का मोल कितना है, स्मॉल n है आपके पास में, और विलयन का कुल मोल कितना है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। विलेय का मोल अंश XA बराबर क्या होगा, विलेय का मोल बटे विलयन का कुल मोल। विलेय का मोल स्मॉल n है और विलयन का कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N है। अब आइए विलायक का मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। विलायक का मोल अंश, शार्ट में इसको क्या लिखेंगे भाई, मोल अंश को x से दर्शाते हैं और विलायक को p माने हो तो यहाँ b लिख दो। तो विलायक का मोल अंश क्या हो जाएगा, xb। ठीक, विलायक का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, विलायक का मोल बटे विलयन का कुल मोल। अब विलायक का मोल यहाँ क्या है बच्चों, विलायक का मोल बताइए, विलायक का मोल यहाँ क्या है, तो विलायक का मोल है यहाँ कैपिटल N और कुल मोल कितना है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कुल मोल तो वही रहेगा ना, कुल मोल कितना है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर है, यहाँ तक फिर से रिवाइज करिए एक बार। ठीक है, माना एक विलयन है जिसमें विलेय A है और विलायक B है। विलेय A के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक B के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा ना। तो विलयन का कुल मोल बराबर क्या होगा, विलेय A के मोलों की संख्या प्लस विलायक B के मोलों की संख्या, अर्थात स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये विलयन के कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग विलेय का मोल अंश निकालेंगे। विलेय का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, XA बराबर यहाँ विलेय का मोल बटे विलयन का कुल मोल लगेगा। विलेय का मोल है स्मॉल n और विलयन का कुल मोल कितना है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, समीकरण नंबर 1। अब विलायक का मोल अंश निकालना है तो XB हो जाएगा बराबर विलायक का मोल बटे विलयन का कुल मोल। विलायक का मोल है कैपिटल N और बटे विलयन का कुल मोल कितना है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक, तो कुछ निष्कर्ष मिलेगा हमको। ठीक, देखिएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो भैया समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या हो जाएगा, XA बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। समीकरण 1 यही तो होगा, XA बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये तो होगा भैया XA बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और समीकरण 2 क्या है, XB बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, है ना। समीकरण 2 क्या होगा, XB बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है तो बायां पक्ष बाईं ओर जुड़ेगा और दायां पक्ष दाईं ओर जुड़ेगा। ठीक, तो बायां पक्ष अर्थात XA प्लस XB, ये हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष क्या है, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। समीकरण 1 और 2 यहाँ पर हमने जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे XA प्लस XB बराबर क्या होगा, यहाँ हर समान है ना, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो अंश सीधा सीधा जुड़ जाएगा। स्मॉल n प्लस कैपिटल N आपने भिन्न पढ़ा होगा, हर समान होने पर अंश जुड़ जाता है। अच्छा, ये दोनों कटेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। XA प्लस XB बराबर क्या निकल के आया, 1। ठीक है, XA प्लस XB क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। इससे एक यहाँ पे निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। XA क्या है, विलेय का मोल अंश। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हम आपके लिए,
देखिए यहाँ XA क्या है? विलेय का मूल अंश है, यही तो है। XA क्या है? विलेय का मूल अंश है। और XB क्या है? विलायक का मूल अंश है। XB क्या है? विलायक का मूल अंश है। ठीक है, अर्थात ये जो अंत में आपको यहाँ समीकरण दिख रहा है, यहाँ विलेय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश आपस में जोड़ा गया है, तो मान कितना आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे बच्चों हम एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से कि किसी विलयन में विलेय और विलायक, किसी विलयन में विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो किसी विलयन में विलेय और विलायक के मूल अंशों का योग सदैव क्या होता है? 1 होता है। XA प्लस XB बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? देखिए किसी विलयन में ये विलेय का मूल अंश है और ये विलायक का मूल अंश है, इनका योग सदैव क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? किसी विलयन में विलेय और विलायक के मूल अंशों का योग हमेशा और हमेशा क्या होगा? 1 होगा, ना 1 से कम होगा ना 1 से ज़्यादा होगा। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी तक हमने आपको परिभाषा भी नहीं बताई है कि बताई है, इसीलिए हमने आपको परिभाषा पहले नहीं बताई। ठीक, अब डेरिवेशन आप कर ले गए हैं, तो अब हम यहाँ पर मोल अंश की परिभाषा देखेंगे और परिभाषा के लिए हम लोग इस समीकरण का उपयोग करेंगे। ये जो समीकरण है आपका, इसी समीकरण से आपकी परिभाषा बनेगी। तो आइए मोल अंश की परिभाषा हम लिखते हैं आपके लिए। देखिएगा, मोल अंश की परिभाषा देखिएगा। मोल अंश की परिभाषा बच्चों, इस तरह से केमिस्ट्री आपको अभी तक कोई भी टीचर YouTube से लेकर कहीं पे भी आप पढ़ते हैं तो इस तरह से आपको कोई भी टीचर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा होगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, देखिएगा मोल अंश की परिभाषा। ठीक, परिभाषा के लिए हम लोग क्या समीकरण यूज करने वाले हैं तो हमने आपको बता ही दिया है, ये वाला ना, XA प्लस XB बराबर XA प्लस XB बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n और प्लस कैपिटल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n, प्लस कैपिटल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ठीक है, कैपिटल n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ठीक है, इस समीकरण के द्वारा मूल अंश की परिभाषा बनेगी। कैसे बनेगी? देखिएगा, ऐसे ही जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम ज़्यादातर इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि बच्चों को सीधा रटा दिया जाए। रटाने वटाने वाले सिद्धांत पे हम काम नहीं करते बच्चों, हम सीधा सीधा पहले आपको चीज़ों को पढ़ाएंगे गहराई में, फिर आपको वहाँ से निष्कर्ष निकाल के देंगे, वहीं से आपकी परिभाषा भी बन जाती है ना, जैसे यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। देखिएगा,
परिभाषा कैसे बनेगी मोल अंश की? डेरिवेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको हमारे ख्याल से। देखिएगा, ठीक, किसी विलयन में विलेय का मोल, स्मॉल एन क्या है? विलेय का मोल है। कैपिटल एन क्या है? विलायक का मोल है। जान रहे हो ना ये चीज? चलिए देखिए, किसी विलयन में विलेय का मोल तथा विलयन का कुल मोल और विलायक का मोल तथा विलयन का कुल मोल के अनुपातों का योग ही मोल अंश कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बटे में लिखे हुए हैं ना, तो बटे में कोई चीज़ लिखी होती तो वो अनुपात कहलाता है गणित की भाषा में। किसी विलयन में विलेय का मोल तथा विलयन का कुल मोल और विलायक का मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपातों का जो योग है, यहाँ प्लस लगा है ना, दोनों के अनुपातों का जो योग आएगा वही मोल अंश कहलाता है। तो आइए हम परिभाषा आपके लिए लिखते हैं। किसी विलयन में विलेय का मोल, किसी विलयन में विलेय का मोल तथा विलयन का कुल मोल किसी विलयन में विलेय का मोल तथा विलयन का कुल मोल और विलायक का मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपातों का योग ही मोल अंश कहलाता है। मोल अंश कहलाता है। उम्मीद है आपके समझ में ये चीज़ अब आ गई होगी। एक बार फिर से देखिएगा, जो हमने बोला है वही हम लिखे हैं कि कुछ और तो नहीं लिख दिए हैं ना, वो भी तो ज़रूरी है। देखिए, किसी विलयन में विलेय का मोल, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन विलयन का कुल मोल होता था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना हमको। किसी विलयन में विलेय का मोल तथा विलयन का कुल मोल और विलायक का मोल तथा विलयन का कुल मोल के अनुपातों का योग ही मोल अंश कहलाता है। देखिए, किसी विलयन में विलेय का मोल तथा विलयन का कुल मोल और विलायक का मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपातों का योग ही मोल अंश कहलाता है। यहाँ तक आपके समझ में हमारे ख्याल से एकदम से आ गया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो ये था मोल अंश की परिभाषा। अब किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। ये तो बताने की ज़रूरत हमको है नहीं, ये भी तो आप जान रहे हो, है ना। ये थी आपकी परिभाषा। तो अब आपसे कोई पूछे कि मोल अंश किसे कहते हैं, तो उम्मीद है आप बहुत आसानी से बता ले जाओगे कि मोल अंश क्या होता है। ठीक है, किसी विलयन में विलेय का मोल और विलयन का कुल मोल तथा विलायक का मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपातों का योग ही उस विलयन का मोल अंश कहलाता है। ठीक है, चलिए सारा टॉपिक रिवाइज कराते हैं आपको। आज हम लोग सबसे पहले अम्लीयता और क्षारीयता का एक छोटा सा डाउट था आपका, उसको हमने क्लियर किया है। देखिए, अम्लीयता और क्षारीयता में क्या दिक्कत आ रही थी आपको अम्लीयता क्षारीयता निकालने में बड़ी समस्या आ रही थी। देखिए, अगर कोई क्षार है तो उसकी क्षारीयता होगी, है ना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। तो कोई भी क्षार जितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा वही उसकी क्षारीयता कहलाएगी, और कोई भी अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा वही उसकी अम्लीयता कहलाएगी। जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता 1 है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अम्लीयता 2 है और फास्फोरिक अम्ल की अम्लीयता 3 है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगाया था छोटा सा। यहाँ एक नया यौगिक हमको मिला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, क्यों? क्योंकि ये भी हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। इसको आयन में तोड़ लीजिए, तो आयन में जब आप तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। तो ये जब 2 हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहा है तो इसकी क्षारीयता 2 हो जाएगी।
ठीक है। अब तुल्यांकी भार निकालना था तो अणुभार बटे क्षारीयता वाला फार्मूला यूज करेंगे। अणुभार 74 होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और क्षारीयता 2 होती है। काटेंगे तो तुल्यांकी भार 37 आया और जब सारी वैल्यू हमने पुट की तो आंसर कितना है 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है। अगर अणुभार निकालने में आपको दिक्कत हो रही तो अब भी आप कमेंट कर दीजिएगा, हम एक वीडियो में आपको अणुभार निकालना ही सिखा देंगे। ठीक है, तमाम यौगिक लाएंगे और आपको अणुभार निकालना विस्तार से समझा देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की हम लोग अगली विधि पढ़ रहे थे जिसे हम लोग कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज के पदों में, है ना। अब ये डेरिवेशन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग परिभाषा वगैरह निकालेंगे, है ना। तो कैसे डेरिवेशन किया था, माना एक विलयन है जिसमें विलेय ए है और विलायक बी है। इसमें विलेय ए के मोलों की संख्या स्मॉल एन है और विलायक बी के मोलों की संख्या कैपिटल एन है। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, विलेय ए के मोलों की संख्या और विलायक बी के मोलों की संख्या को आपस में जोड़ दो तो विलयन के कुल मोलों की संख्या आ जाएगी। कितनी आई है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इनको जोड़ देंगे तभी तो आपको विलयन के कुल मोलों की संख्या मिलेगी। अब विलयन के कुल मोलों की संख्या आपको मिल गई है तो एक बार विलेय का मोल अंश निकालेंगे XA और एक बार विलायक का मोल अंश निकालेंगे XB। ठीक है, तो विलेय का मोल अंश XA बराबर क्या होगा, यहाँ विलेय का मोल लगेगा और विलयन का कुल मोल लगेगा। विलेय का मोल है स्मॉल एन और विलयन का कुल मोल है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद में विलायक बी का मोल अंश निकाले थे तो XB बराबर क्या होगा, यहाँ अब विलायक का मोल लगेगा और विलयन का कुल मोल लगेगा। विलायक का मोल कितना है, कैपिटल एन है और विलयन का कुल मोल कितना है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है। समीकरण नंबर 2 हो गया। भाई जिसका मोल अंश निकालेंगे उसी का मोल लगेगा। विलेय का मोल अंश निकालेंगे तो विलेय का मोल लगेगा, विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो विलायक का मोल लगेगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 मिला है, इसको हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 यही तो आया था, है ना। समीकरण 1 हमारा यही तो आया था, XA बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए 60 में इसको ऐसे ही तो लिखोगे, XA बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही समीकरण 1 होगा। और XB बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही समीकरण नंबर 2 होगा। यही तो है। तो XA बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन समीकरण 1 हो गया। XB बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाईं ओर जुड़ेगा, दायां पक्ष दाईं ओर जुड़ेगा। तो XA प्लस XB बायां पक्ष हो गया, जुड़ गया आपस में, और दायां पक्ष स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो गया दायां पक्ष आपस में जुड़ गया। XA प्लस XB बराबर, यहाँ देखिए हर समान है ना, दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाता है। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये कट गया, कितना आया 1। XA क्या है आपका, XA प्लस XB बराबर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। XA है विलेय का मूल अंश, XA क्या है देखिएगा यहाँ पे, XA है विलेय का मूल अंश और XB क्या है विलायक का मूल अंश। तो किसी विलयन में विलेय और विलायक के मूल अंशों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। वही हमने यहाँ निष्कर्ष में लिखा है कि किसी विलयन में विलेय और विलायक के मूल अंशों का योग सदैव 1 होता है। X अगर लिखा गया तो इसका मतलब मूल अंश निकाल रहे हो आप। ठीक है, तो किसी विलयन में विलेय और विलायक के मूल अंशों का जो योग है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ना 1 से कम होगा ना 1 से ज़्यादा होगा। क्लियर है। इसी आधार पे हमने मोल अंश की परिभाषा निकलवाई है। परिभाषा के लिए हमने इस समीकरण का यूज किया है, XA प्लस XB बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। वही हमने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, XA प्लस XB बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अब यहाँ से परिभाषा कैसे बनी देखिए, किसी विलयन में विलेय का मोल तथा विलयन का कुल मोल और विलायक का मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपातों का जो योग होता है वही हमारा मोल अंश कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मोल अंश अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत इसके डेरिवेशन में, इसकी परिभाषा में नहीं होगी। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बच्चों न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते एक ही वीडियो में 50 चीज़ें हम आपको बता दें फिर आपके समझ में एक भी ना आए, फिर आप कहोगे सर जी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, है ना। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम, बस आप इत्मीनान के साथ में हमारे साथ जुड़िए, है ना। अपने दोस्तों को जोड़िए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और निःशुल्क कोचिंग लगातार आपके लिए जारी रहेगी, है ना। केमिस्ट्री हम फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाने को अगर कह दिए हैं तो फ्री में ही पढ़ाएंगे,
फिजिक्स और बायो की क्लास ऐप पे चल रही है, तो एक टीचर निस्वार्थ भाव से आप लोगों के साथ में खड़ा है ना। अगर आप आर्थिक रूप से अच्छे हैं या आर्थिक रूप से अच्छे नहीं भी हैं, तब भी अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो आपको एक ऐसा टीचर मिलेगा जो फ्री में, है ना, सारे स्वार्थ को छोड़ करके फ्री में आपको कोचिंग पढ़ा रहा है ना। ऐसे टीचर जल्दी मिलेंगे नहीं आपको यूट्यूब पर, ठीक है, क्योंकि सब लोग पेड कोर्स लेकर के आते हैं, 2-4 वीडियो पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पर, फिर आपको ऐप के लिए कहेंगे। हम ऐप के लिए आपको केवल फिजिक्स और बायो के लिए कहेंगे। अगर आपको फिजिक्स और बायोलॉजी की कोचिंग करनी है तो हमारे ऐप पे चले आइए, वहाँ फिजिक्स और बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन केमिस्ट्री बेटा अगर हमने कह दिया फ्री में रहेगी तो फ्री में ही रहेगी, है ना। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे अब हम लोग गहराई में चल रहे हैं तो धीरे धीरे टॉपिक कठिन भी होते जाएंगे, ठीक। अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो हम जीरो से आपको हीरो बनाने वाला काम करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।